हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा? हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज में आपके लिए इवोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर आ गई हैं। पार्ट 1 में हमने सारी चीजें देख ली थी, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट्स हमने देखा, और जो थ्योरीज दी गई थी उसके बारे में सारा समझा हमने। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, ये सारी बातें भी समझी। ऑल्सो हम एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ रहे थे, एंड में हमने देखा था कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे और आगे इस चैप्टर को जो भी इसमें रहता है आज उसको सारा कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पूरे जोश के साथ, राइट। ये मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हम, आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि कहा गया था कि व्हेन, गिव मी अ मिनट, मैं एक बार लाइन सेलेक्ट कर लूं यहाँ पे, जैसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। गिव मी अ मिनट। देखो, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution। अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन पाई जा रही हैं आपके ज्योग्राफिकल एरिया में तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह रहे थे। अब ये कैसे होता है? ऑस्ट्रेलियन जो मार्सियोपियल्स थे उनका हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सियोपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे थे, साथ साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी दिखा रहे थे। हम इसे समझेंगे, पहले लाइन बाय लाइन समझेंगे चीजें। placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into variety of such placental mammal, each of which appear to similar to corresponding marsupials, placental wolf and tasmanian wolf। तो जो प्लेसेंटल मैमल्स थे आपके ऑस्ट्रेलिया में, और जो आपके क्या थे, आपके जो थे मार्सुपियल्स, वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो कर रहे थे सेम ज्योग्राफिकल एरिया में। इसी को ही बोला गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। जैसे कि प्लस इसमें एग्जांपल दिया गया है आपको कि प्लेसेंटल जो आपके मैमल्स हैं उसमें एग्जांपल है आपका प्लेसेंटल वुल्फ एंड टास्मेनियन वुल्फ मार्सुपियल, ये दोनों आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे थे। अभी हम डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इधर आपके प्लेसेंटल मैमल्स हैं और इधर आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। देखो, मोल जो है आपका वो मार्सुपियल मोल के साथ शेयर कर रहा है सिमिलैरिटी। एंटीएटर आपका नम्बैट के साथ, माउस आपका मार्सुपियल माउस के साथ कर रहा है, ल्यूमर आपका स्पॉटेड कस्कस के साथ, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग फैलेंजर, और बॉम्ब कैट आपका टास्मेनियन टाइगर कैट के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा है, और वुल्फ आपका टास्मेनियन वुल्फ। पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पूरा आपको टेबल दिया हुआ है, हो सकता है इनमें से कोई 4 आपसे एमसीक्यू में पूछ ले और ये देखने लग जाए कि आपको आता है या नहीं आता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि कौन सा प्लेसेंटल मैमल आपका मार्सुपियल के साथ शो कर रहा है सिमिलैरिटी। इसके एग्जांपल्स भी आप याद रखिए, राइट। तो एक और डायग्राम था, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस तरीके से चीजें हुई कि टाइगर गैट आया, फिर मार्सुपियल रैट आया, फिर वॉम्बैट आया आपका, तो फिर कोयला आया, राइट, फिर शुगर ग्लाइडर आया, इसी तरीके से ट्रांसमेनियन वुल्फ आया, फिर बैंडिड एंटीएटर आया, और आपका कंगारू आया, देन बैंडिकॉट आया, फिर मार्सुपियल मोल आया आपकी। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में एडेप्टिव रेडिएशन दिखाई गई है, डिफरेंट जो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में, राइट, दिखाई गई है मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन। इसी को कहा गया है क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप चीजें ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, किस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आपका होता है, राइट। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, evolution by natural selection in a true sense
would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capacity originated on earth. तो evolution by natural selection true sense में तब start हुआ जब सेल्यूलर फॉर्म्स जो कुछ डिफरेंसेस शो कर रही थी उनमें मेटाबॉलिक कैपेसिटीज डिफरेंसेस आया। किसमें? मेटाबॉलिक कैपेसिटीज में डिफरेंसेस आया, ये बताया गया। इसे समझ लेते हैं। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन is natural selection. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle of life or the lifespan. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो डार्विन ने बताया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, तो जितना ज्यादा कोई भी फॉर्म कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाया जाएगा तो उसके चांसेस इसमें बोला हुआ है कि डिपेंड करेंगे कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और आपका लाइफ स्पैन। अब आप देखिए कि जो बैक्टीरिया होता है वो कितनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, तो जो अपीयरेंस है उसकी किस बात पे डिपेंड कर रही है? उसके लाइफ साइकिल या फिर उसके लाइफ स्पैन पे। वही बात बताई गई है। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज फीड कंपोनेंट। तो वही बात जो मैं अभी बैक्टीरिया की आप लोगों को बता रही थी, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा फीड कर दिया आपने बैक्टीरिया को तो वो तो और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देगा, तो वही बात इधर पे बताई गई है। अ चेंज इन मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। अगर हम कुछ कंडीशन चेंज कर दें यहाँ पे तो जो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा बैक्टीरिया वही वहां पे जो रेजिस्ट कर पाएगा उन कंडीशंस को। अगर हम चेंज कर रहे हैं कुछ कंडीशन तो वही सरवाइव कर पाएगा, राइट। देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज। तो जो रेजिस्टेंट होके सरवाइव कर पाएगा वो कहलाएगा आपकी न्यू स्पीसीज या फिर वो अपनी नई पॉपुलेशन भी बना लेगा। दिस वुड हैपन अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज, ये वाली बात हमने कर ली। फॉर द सेम थिंग हैपन इन अ फिश और फॉल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एज इन लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स आर इन ईयर्स। अब देखो जैसे ह्यूमंस हो गया, हमारा लाइफ स्पैन ईयर्स में है, तो हमें ये वाली चीज हम अपने में इवोल्यूशन देखें तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें देखने में किस तरीके से चीजें हुई थी कि पहले चिंपैंजी थे। ये सारा इवोल्यूशन मैन का मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी एंड में ये टॉपिक आएगा, तो उसमें लगेगा टाइम अगर हम इवोल्यूशन मैन में पढ़ने लगे। लेकिन अगर आप यही इवोल्यूशन की किस तरीके से आपको कुछ भी इवोल्यूशनरी स्टडी करनी है तो बैक्टीरिया में आप जल्दी से कर सकते हैं। क्यों माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, लाइफ स्पैन आप के अकॉर्डिंग भी ये बताया गया है। हियर वी से दैट द फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर न्यू कंडीशन। तो जो रेजिस्ट कर लेगा वही सरवाइव कर पाएगा, जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रहे थे, तो इसलिए बी ज्यादा बेटर सर्वाइवल रेट रखता है। गिव मी अ मिनट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेचर सेलेक्ट्स फॉर द फिटनेस, वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। तो जो आप ये चीज याद रखें कि आपकी फिटनेस किस पे बेस्ड करती है? जो कैरेक्टरिस्टिक आप इनहेरिट कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ भी कैरेक्टर इनहेरिट कर रहे हैं तो वो भी आपकी फिटनेस को बताएगा, राइट। आगे देख लेते हैं। देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस, देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस दिख रहा होगा आपको, फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। अनदर वे ऑफ सेइंग द same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment। तो आपने देखा होगा कि जैसे इम्यूनिटी के बारे में भी मैंने कई बार बात करी है कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग वो कंडीशन को सरवाइव कर लेते हैं। तो जो सरवाइव कर लेता है वही फिट कहलाता है। तो उसी तरीके से ये चीजें इवोल्यूशन की टर्म में आपको बताई गई हैं, राइट। आगे देखते हैं। Adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. Fitness is the end result of adaptability to adapt and get selected by nature। वही सारी बातें 3-4 लाइन में अलग तरीके से बताई गई हैं कि जो अडेप्ट कर लेगा डिफरेंट कंडीशंस को आपकी या सरवाइव कर जाएगा
उसी को नेचर आपका सेलेक्ट कर लेगा। यही बातें बताई गई हैं। अब ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है कि ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है या आपका नेचुरल सिलेक्शन ये कैसे रिलेट है। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कि हम डिसेंडेंट हैं अपने एंसेस्टर के, कि हमारा कनेक्टिंग लिंक किससे है, तो उस तरीके से चीजें इवोल्यूशन में बताई जाती हैं। इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैज सेड दैट evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of organs. He gave the example of giraffe who in an attempt to forage leaves on tall tree had to adapt by elongation of their neck. अब जो लेमार्क आए उन्होंने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताया कि हम अगर जिस भी ऑर्गन को यूज करेंगे तो उसकी और ग्रोथ होती चली जाएगी। इसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया किसका, जिराफ का, कि जिराफ की जो नेक थी वो किस बेसिस पे लॉन्ग हुई, या उनकी जो जिराफ की जो नेक थी उसका इलोंगेशन किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि उनको लीव्स को खाना था तो इसलिए उनकी उस गर्दन का यूज काफी हो रहा था। तो लेमार्क ने ये एग्जाम्पल दे के समझाया। ऑल्दो इस एग्जाम्पल को भी नहीं मान रहे थे कुछ लोग, आगे और थ्योरीज लेके आ रहे थे, तो वो देखते हैं कि आगे क्या है। As they passes on this acquired character of elongated neck to the succeeding generation, giraffes slowly or over a years came to acquire long necks. Nobody believes this conjecture anymore. तो वही साइंटिस्ट ने इस चीज को डिसरिगार्ड भी करा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि पत्तियां खानी है उसको तो उसकी गर्दन लंबी हो रही है, कि ये कोई इसको प्रूव करो, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको डिसरिगार्ड भी करा। Is evolution process or the result of a process? अब ये क्वेश्चन पूछने लगे साइंटिस्ट, या क्वेश्चन आने लगे कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर आपका रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है, राइट। The word we see in animate is the only success stories of evolution. When we describe the story of this world we describe evolution as process. अगर हम देखें कुछ जगह ये बताया गया है कि जो इवोल्यूशन है जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगा बहुत ज्यादा, राइट। फिर आगे क्या बोला गया है, on the other hand when we describe the story of life on the earth we treat evolution as consequences of process called natural सिलेक्शन। अब कुछ लोग कहने लग गए कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो कॉन्सिक्वेंस है नेचुरल सिलेक्शन का। कोई बोल रहा था कि वो प्रोसेस है इवोल्यूशन, कोई साइंटिस्ट बोल रहा था कि वो कॉन्सिक्वेंस है किसका, आपका नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये लाइन बाय लाइन इसलिए आपको पढ़ाई जाती है कि कोई भी आपको कंफ्यूजन हो आप चीजें समझ सकें, राइट। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस। तो बहुत सारी ये थ्योरीज आई, कंफ्यूजन रहा लोगों को कि जो इवोल्यूशन है वो प्रोसेस है या कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। आगे देख लेते हैं। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपके डार्विन थे वो किससे इंस्पायर्ड थे, वो थे आपके थॉमस माल्थस से इंस्पायर्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच इज फैक्चुअल। तो जो नेचुरल सिलेक्शन था वो फैक्चुअल चीजों पे बेस्ड था। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। तो जैसे कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है तो पॉपुलेशन का जो साइज है मान लीजिए कि स्टेबल रहेगा तब तक जब तक सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं आ जाती आपकी, राइट। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, राइट। तो देखो आपको कई बार लगता होगा जैसे ट्विंस हैं तो आपको लगता होगा कि ये सिमिलर है, बट वो कहीं ना कहीं डिसिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं, वो सुपरफिशियली सिमिलर दिख रहे होते हैं आपको, राइट। तो वही बातें बताई गई हैं। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally
and the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources. अब बोला गया है कि अगर कोई मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करेगा तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी, बट वहीं पे अगर रिसोर्सेज लिमिट करने लगे या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, कंपटीशन होने लग जाएगा आपस में, राइट, किसी भी रिसोर्स के लिए। तो वही हम बात कर रहे थे, only some survived and grew at cost of others that could not flourish. The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that the variation which are heritable, which make resources utilization better for few, will enable only those to reproduce and leave more progeny. तो अब सभी लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग तरीके से चीजें बतानी शुरू कर दी। जहां पे डार्विन ने बोला था जो आपकी वेरिएशंस हो रही हैं वो कैसी हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका एमसीक्यू में, तो ध्यान से सुनो कि डार्विन ने क्या बोला। डार्विन ने बोला जो आपकी वेरिएशंस हैं वो हैं आपकी हेरिटेबल, राइट। ऑल्सो अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, इसमें बोला है विच मेक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny। तो अब बोला गया है कि वेरिएशन एक तो आपकी हेरिटेबल है, ऑल्सो सर्वाइव कौन कर पाएगा ये भी बोला गया था कि जो ज्यादा प्रोजेनी देगा वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, राइट। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny. There would be a change in population characteristic, hence न्यू फॉर्म्स अपीयर टू अराइज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी या फिर प्रोजेनी कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा देगा तो आपकी न्यू फॉर्म्स भी पॉपुलेशन में आएंगी, राइट। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशिएशन। अगर अब नई नई स्पीसीज आ रही हैं या ये वेरिएशन है, इसका ओरिजिन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। Even though Mendel had talked of heritable factors influencing phenotype, जो मेंडल्स थे आपके मेंडल थे उन्होंने आपको फैक्टर्स बताया था किस तरीके से हेरिटेबल हैं चीजें, उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डार्विन क्या कह रहे हैं। तो डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। डार्विन जो भी हेरिटेबल चीजें हो रही थी उनके बारे में बता नहीं पाए थे, राइट, उस पे वो साइलेंस थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डिवरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन एवरिंग प्राइमरोज ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, दैट उन्होंने बोला म्यूटेशन को लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। तो ह्यूगो डिवरीज एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला किसको, उन्होंने वर्क किया इवनिंग प्रिमरोज पे और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखी। क्या थी उनकी ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बताया जो म्यूटेशन है वो एकदम से सडनली होती हैं और डिफरेंसेस लेकर आ जाती हैं पॉपुलेशन में, राइट। द लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, तो म्यूटेशन ऐसे लार्ज डिफरेंसेस ले आती हैं वो भी सडनली इन अ पॉपुलेशन। ही बिलीव दैट द म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन नॉट द माइनर वेरिएशंस। अब उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशंस हैं वो कॉज कर रही हैं इवोल्यूशन। अब डार्विन और इनकी आपस में चीजें क्लैश करने लग गई। साइंटिस्ट अपने डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, सबको एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए साइंटिस्ट को। यहाँ पे सब अपनी तरीके से चीजें इवोल्यूशन में बताने लगे। यहाँ पे डार्विन ने कुछ और बोला था, राइट, ह्यूगो डिवरीज कुछ और बोलने लग गए। ह्यूगो डिवरीज कहने लग गए कि जो लार्ज डिफरेंसेस आते हैं पॉपुलेशन में भाई वो म्यूटेशन की वजह से आते हैं, और उन्होंने फिर वो बोला कि जो म्यूटेशन है आपकी, म्यूटेशन ही आपकी इवोल्यूशन करा रही है। ऑल्सो जो छोटी छोटी वेरिएशन है वो इवोल्यूशन नहीं करा रही है, आपकी म्यूटेशंस कराती हैं क्या, इवोल्यूशन, राइट। दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, डार्विन ने बोला था कि वेरिएशंस आपकी हेरिटेबल होती हैं, राइट। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, और फिर ये भी बोला गया कि म्यूटेशन आपकी रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है। भाई उनकी डायरेक्शन थोड़ी होगी कि सडन चेंज आ जाए, तो डायरेक्शन थोड़ी होगी, तो डायरेक्शन लेस बोला गया।
फिर डार्विन ने बोला कि वेरिएशन स्मॉल है बट वो डायरेक्शनल है। यहाँ पे डार्विन अपना पॉइंट दे रहे थे कि जो हमारी वेरिएशन है वो स्मॉल है और उनकी डायरेक्शन भी होती है, वो डायरेक्शनल होती है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल ह्यूगो डे व्रीज बिलीव द म्यूटेशन caused speciation, hence it is called saltation, single step large mutation। डार्विन ने बोला जो इवोल्यूशन हो रहा है ना वो भाई ग्रेजुअली हो रहा है, पर ह्यूगो डिवरीज ने यहाँ पे भी अपना पॉइंट दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बिलीव किया जो म्यूटेशन है वो करा रही हैं, जो भी जितनी भी म्यूटेशंस हो रही हैं उसकी वजह से नई स्पीशीज आ रही है जिसको हम स्पेसिएशन बोलते हैं और उसी को हम सॉल्टेशन कहते हैं। सिंगल स्टेप अगर लार्ज म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हमने सॉल्टेशन बोला है। ये भी आपको याद रखना है स्टडी, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लियरिटी। अगर आगे हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में तब ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है आपका, कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ने बात करी थी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स की, जिसको हम समझेंगे। ये भी आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है आपके एमसीक्यूज में। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of gene or a locus. This frequency is supposed to be remain fixed or even remain same through the generation. Hardy-Weinberg principle stated it is using algebraic equation। तो आपने देखा भी होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला उन्होंने बताया हुआ है, प्लस 2pq ये जो फॉर्मूला होता है उसके यही फॉर्मूले को यूज करके इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स बताई थी। एक पर्टिकुलर आप ट्रेट ले लीजिए, जैसे कि आप हाइट का ले लीजिए, टॉल स्मॉल, उस तरीके से फ्रीक्वेंसी बताई गई थी किसकी, एलील्स की, राइट। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या बोला गया था। इन्होंने बोला गया था कि ओवर द जनरेशन जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस होती है जीन्स की, ये कांस्टेंट होती है या फिक्स होती है आपकी, ठीक है। This principle says that the allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool मतलब the total genes and their allele in a population remains constant. This is called genetic equilibrium। तो इन्होंने बोला जीन पूल जो होता है, जितने भी टोटल जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी आपका कांस्टेंट होता है। ये जो भी चीजें इन्होंने कही कि चाहे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी की बात करी हो, चाहे जीन पूल की बात करी हो कि जो कांस्टेंट रहता है या फिक्स्ड रहता है थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। तो जितनी भी, जैसे मान लीजिए कि आपका कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी हो गई पी स्क्वायर, आपकी स्मॉल टी की क्या हो गई आपकी क्यू स्क्वायर, और टी कैपिटल टी स्मॉल टी की क्या हो गई आपकी 2pq। तो जो इनका सम होगा, क्या बोला गया है इन्होंने, जैसे p प्लस क्यू का सम क्या बताया गया है कि सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 होगा। द इंडिविजुअल, गिव मी अ मिनट, द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड pq, जो कि मैं आपको बता रही थी। इन डिप्लॉयड p रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील a एंड एलील स्मॉल a। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, मैं वही बता रही थी आपको पी स्क्वायर। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, द प्रोबेबिलिटी दैट एलील ए विद फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन द both the chromosome of diploid individual is simply the product of probability, that is p square। Similarly if a is q square, a और small a आपका 2p होगा, hence जो अभी हम बात कर रहे थे p स्क्वायर प्लस 2pq और आपका q स्क्वायर का सम क्या बता दिया गया है, यहाँ पे 1 बता दिया गया है, राइट। तो यही आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल था। दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। When the frequency measured differs from expected value, the differences indicate the extent of evolutionary change, disturbance in genetic equilibrium। अगर ये चेंज हो जाती है, इन्होंने बोला कांस्टेंट रहती हैं, तो ये आपका डिस्टर्बेंस दिखा देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने बोला ये फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट जनरेशन कांस्टेंट होती है। अगर यहाँ पे आपको जरा भी चेंजेस देखने को मिल रहा है तो ये किस वजह से, आपका कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, राइट। Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of alleles in a population, would be
वुड देन बी इंटरप्टेड और रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। मान लो इन फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिला तो वहां पे आपका क्या है, इवोल्यूशन देखा जाएगा, क्योंकि इंटरप्ट हो गया, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि इवोल्यूशन आपका आ जाएगा। गिव मी अ मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला हमने लाइन पढ़ ली है, आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration, gene flow, genetic drift, mutations और genetic recombination and natural selection. तो जो 5 फैक्टर्स हो जाते हैं आपके, वो आपके चेंज कर सकते हैं किसको, हार्डी विनबर्ग जो इन्होंने इक्विलिब्रियम बताया था। कौन कौन से, दैट इज जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, और आपकी म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। क्या क्या, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और आपका नेचुरल सिलेक्शन, ये आपके हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। व्हेन द माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस and the population occur, gene frequency changes in original as well as new population. The new genes alleles are added to the new population and these are lost from the old population. मान लो कोई भी एक एरिया ले लेते हैं, वहां के ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह पे जाके रहने लग गए, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनिशियल जो हमारी पॉपुलेशन थी उसकी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑल्सो जहां पे वो जा रहे हैं वहां पे भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशंस हैपेंस इन मल्टीपल टाइम्स। इफ द सेम चेंज अगर बाय चांस, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि इस तरीके से पॉपुलेशन जा रही है या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट। Sometimes the change in allele frequencies is so different in the new sample of population that they become the different species. The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect. तो मान लो कि बहुत ज्यादा ऐसे माइग्रेशन होने लग गया, तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वही नहीं आप पहचान पा रहे हैं, जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी वो फाउंडर हो गई है। इसी इफेक्ट को क्या कहा गया है, फाउंडर इफेक्ट। और अगर बाय चांस ये हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। गिव मी अ मिनट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes। तो बोल रहे हैं माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन होती है when selected will result to observation of new phenotype। अब जो आपकी जो म्यूटेशंस होती हैं वो आपकी एडवांटेजियस भी हो सकती हैं, डिसएडवांटेजियस भी हो सकती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। अगर बहुत समय तक ये सारे चेंजेस होते रहे तो ये न्यू स्पीसीज बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल variations enabling better survivor are unable to reproduce and leave greater number of progeny। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपको क्या देता है, हेरिटेबल आपको वेरिएशंस देता है, जिसके बारे में डार्विन ने बताया था, और वो देता है आपको बेटर सर्वाइवल ऑर्गेनिजम्स के लिए, ताकि वो और प्रोजेनी अपनी बना सके। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow, genetic drift result in change in frequency of genes and alleles in a future generation। अब ये देखा गया कि जो भी ये वेरिएशंस हो रही है, म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, जीन माइग्रेशन हो रहा है, इससे आपकी चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी एलील्स की, जिसके बारे में हमने बात करी थी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला। तो ये भी चेंज हो जाती है, चाहे आपका जीन माइग्रेशन हो रहा हो, राइट, या फिर आपका म्यूटेशन हो रहा हो। coupled to enhance reproductive success, natural selection makes it look like different population। Natural selection can lead to stabilization in which more individuals acquire mean character value। डायरेक्शन तो नेचुरल सिलेक्शन को बताया है 3 तरीके से,
कि डायरेक्शनल कैसे होता है, वो स्टेबलाइजिंग कैसे होता है, डिसरप्टिव कैसे होता है, डायग्राम की हम हेल्प से देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन कब होता है, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। डायरेक्शनल कब होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। और डिसरप्शन कब होता है, जब मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर एट बोथ द एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अभी इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे हमारा डायग्राम है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, आपका ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अब यहाँ पे आपका ए है किसका, स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर का दिखाया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल। यहाँ पे दिखाया हुआ है क्या, नेचुरल सिलेक्शन का डिफरेंट टाइप। तो स्टेबलाइजिंग देखते हैं कि कैसे होता है। तो स्टेबलाइजिंग में हम क्या देख रहे थे कि जो मीन कैरेक्टर वैल्यू थी वो सबसे ज्यादा मिलती है, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। जैसे कि आपकी हाइट है, उसमें शॉर्ट हाइट, लॉन्ग, आपका शॉर्ट और टॉल होते हैं, या फिर मीडियम हाइट। तो मीडियम हाइट वाले इंडिविजुअल सबसे ज्यादा फेवर करे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे पीक शिफ्ट हो गई है एक डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा आपका डायरेक्शनल। यहाँ पे क्या हो रहा है, टू पीक फॉर्म हो रही है, ये कहलाएगा डिसरप्टिव। तो समझ में आया होगा, ये हो गया स्टेबलाइजिंग आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मीन ही वैल्यू आपकी फेवरेबल हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रही हैं चीजें एक डायरेक्शन में, इसको डायरेक्शनल भी बोला गया है। यहाँ पे डिसरप्टिव क्योंकि दो पीक बन रही है। क्यों, देखो शॉर्ट और लॉन्ग, यहाँ पे कोई कोई मिडल कैरेक्टर फेवर नहीं हो रहा है। फर्स्ट में क्या हो रहा था, आपके मिडिल हाइट वाले ज्यादा फेवर हो रहे थे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जिसको हम स्टेबलाइजिंग बोल रहे हैं, राइट। और डायरेक्शनल बोल रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन वाले ही फेवर हो रहे हैं। दो पीक कब बन रही है, जब पेरिफेरल कैरेक्टर है आपका और जो लीस्ट कैरेक्टर है, दैट इज जैसे शॉर्ट और लॉन्ग हाइट, वो ही फेवर हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दो पीक्स मिल रही हैं, राइट। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपके लिए अनअकैडमी फेस्टिव सीजन पे बहुत सारे ऑफर्स लाता रहता है, तो आप एनरोल करिए, अपने नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए इतने अमाउंट पे, राइट। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, 600 प्लस लेक्चर, 220 प्लस टेस्ट, राइट। तो देर किस बात की है, फेस्टिव सीजन पे आपके लिए ये ऑफर्स लाए जाते हैं। आप मेरा कोड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज DEEP20, दैट इज DEEP20। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, DEEP20। आप ये कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। आप ये कोड लगा सकते हैं। तो जल्दी से अपना आप नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको 500 प्लस लेक्चर, इतने कोर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज में इतने अमाउंट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, राइट। अब हम आगे देखते हैं इवोल्यूशन, जो हम अपना चैप्टर कर रहे थे के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। About 200 million years ago, the first cellular life forms appeared on Earth। तो ये ऑलरेडी जब हम स्टोरीज पढ़ रहे थे इवोल्यूशन की, कैसे कैसे हुआ, ऑलरेडी हमने देखा था, राइट। तो 200 मिलियन ईयर्स अगो आपकी सबसे पहले फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आई थी। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranous envelope is not known। तो किस तरीके से आपको बताया था मैंने, ये चीजें बताई थी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर बने। एग्जैक्टली ये चीजें कैसे हो रही थी उसका प्रूफ तो अभी नहीं मिला है हमें, लेकिन हमें ये सारी चीजें समझ में आई कि थ्योरीज कैसे आई, स्टोरीज कैसे दी। Some of these cells had ability to release O2. The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water split with the help of solar energy and captured, channelized by appropriate light harvesting pigments। तो हम O2 के बारे में हमने थोड़ा बाद में पढ़ा था कि ऑक्सीजन कैसे आई, तो ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, राइट, वही बताया। स्लोली single celled organism become multicellular life form by the time of 500 million years ago। invertebrates formed हुए, एक्टिव हुए, जॉलेस फिश आई। जॉलेस फिश कब आई आपकी, 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो बातें बता रही हूँ कि जॉलेस फिश कब आई, इन्वर्टिब्रेट्स कब आई, हो सकता है एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन दे दे,
तो ध्यान रखो ये सारी बातें। सी वीड्स और न्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली 320 million years ago. We are told that the first organism that invade land were plants. अब ये देखा गया कि जब लाइफ आई या फिर ह्यूमंस आए उससे पहले ही आपके क्या थे, उससे पहले ही आपके प्लांट्स प्रेजेंट थे अर्थ पे, राइट। देन they were widespread on land when animals invaded the land. वही बात मैंने आपको बताई है। fish with shout and the strong fins could move land and go back to water. This was about 350 million year ago. In 1938, a fish caught in South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct. In 1938 में अफ्रीका में coelacanth मिली जो कि extinct हो गई थी, right? These animals called lobe fins evolved into, give me a minute, evolved into first amphibians that lived on both and वाटर। तो पहले आपकी फिशेज आई, उसके बाद आपके लैंड पे भी कुछ एनिमल्स मिले जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते थे, फिर आए आपके एम्फीबियंस, राइट। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, एनिमल किंगडम में चीजें पढ़ाई हुई हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा इवोल्यूशन में कि कैसे कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म कब आए। देयर आर no specimens of these left with us, however these were ancestors of modern day frogs, salamanders. The amphibians evolved into reptiles. आपके पहले फिशेज आई, फिर एम्फीबियंस आए, फिर आपके एम्फीबियंस इवॉल्व हो गए किस में, आपके रेप्टाइल्स में, राइट। they lack give me a minute, they lay thick shelled egg which do not dry up in sun unlike those of amphibians. Again only see their modern day descendants turtles, tortoise and crocodile. तो जो रेप्टाइल्स थे उनके जो एग्स थे वो थिक शेल से थे जो कि ड्राई अप, थिक शेल से कवर्ड थे, राइट। ड्राई अप नहीं होते थे सनलाइट में, जैसा कि बताया गया एम्फीबियंस में वो देखा जाता था, राइट। और उसके कुछ डिसेंडेंट्स यानी कि मैंने बताया कि जो कनेक्टिंग होते हैं ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, आज हमें रेप्टाइल्स के ये देखने को मिलते हैं, राइट। Next 200 million years ago, reptiles of different shapes and sizes dominated on the earth. The giant ferns, pteridophytes were present, but they all fell to form cold deposit. तो आपके टेरिडोफाइट्स भी देखे गए, राइट। तो ये सारी इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है उसमें ऑर्गेनिज्म का बताया गया है कैसे कैसे चीजें आई, राइट। Then some of these land reptiles went back into water, evolved into fish-like reptiles, probably 200 million year ago. उसका एग्जाम्पल दिया आपका स्थियोसॉरस। The land reptiles were of course the dinosaurs. Land reptiles dinosaurs कहलाए। Biggest of them is Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and has had huge fearsome डैगर लाइक टीथ। तो जो टायरानोसोरेक्स था वो 20 फीट लॉन्ग था और उसके काफी डैगर लाइक टीथ थे। अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। 65 मिलियन ईयर अगो आपके जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, राइट। वी डोंट नो द रीजन, रीजन अभी पता नहीं है इन चीजों का। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेटिक की वजह से हुआ था, कुछ लोगों ने बताया कि बर्ड्स में ये लोग इवॉल्व हो गए, राइट। द ट्रूथ में लिव इन बिटवीन, ट्रूथ इन दोनों के बीच में आता है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो आप और भी चीजें देख रहे होते हैं, अभी डायग्राम देख लेंगे हम, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रू लाइक थे। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज थे, उनके जो फॉसिल्स थे वो स्मॉल साइज थे, राइट। आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग है ना ये, मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाने में कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे, आपको भी ये चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी। मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग inside mother body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger. When the reptiles came down, the mammals took over this earth. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. तो देखा गया
आगे जैसे कि पहले आई आपकी फिश, फिर आए आपके एम्फीबियंस, फिर आपके रेप्टाइल्स आए, आगे चलकर फिर मैमल्स आ गए, एव्स आए, रेप्टाइल के बाद एव्स, एव्स के बाद मैमल्स। तो मैमल्स को देखा गया कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट माने गए, और ऑर्गेनिज्म से कैसे कैसे और चीजें हुई, ब्रेन कैपेसिटीज कैसे डेवलप हुई, आगे अभी पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन में, राइट। उनको पता चल जाता था कि डेंजर से रिलेटेड कुछ भी होता था तो वो खुद को हाइड कर लेते थे। जो विविपेरस थे कि बॉडी में इनसाइड में वो डेवलप कर रहे होते थे, अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दे रहे होते थे, राइट, ये बताया गया है। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल रिफ्ट व्हेन द साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवरहिडन बाय नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल रिफ्ट दिखाया गया था। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन। जहाँ पे कंपटीशन नहीं था, जो भी बताया गया, जैसे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में वहां पे देखा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बट जब आपका जो ये पाउच मैमल थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे लैक ऑफ कंपटीशन देखा गया, तो वो वहां पे इजीली सरवाइव कर गए। We forget some mammals live wholly in water. Whales, dolphins, seals, sea cows are some example. Evolution of horse, elephants, dogs are special stories of evolution. You will learn about these in higher classes. कैसे कैसे evolution हुआ आपका हॉर्स का, डॉल्फिन्स का, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ आपका एनसीईआरटी में इवोल्यूशन किसका बताया गया है, आपका मैन का, राइट। A rough sketch of evolution of life forms in their times in geographical time scale are indicated. आपको दो फिगर्स में वो दिखाया गया है, अभी मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे कैसे चीजें बताई गई हैं, राइट। अब यहाँ पे आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि क्या क्या डायग्राम दिए गए हैं। देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई होंगी कि किस तरीके से कौन सा भी ऑर्गेनिज्म लिंक है। तो देखो ये यहाँ पे दिए हुए हैं, स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स। तो यहाँ पे आपके पैलियोजोइक है, मीजोजोइक है, यहाँ पे आपका सीनोजोइक है, इधर सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, टेरासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस एंड क्वाटरनरी, सॉरी टर्शरी एंड आपका क्वाटरनरी। ये चीजें आप ड्रॉ करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी, तो अच्छे से ड्रॉ करके देखना। तो आपका सिल्यूरियन में क्या क्या आ जाता है, आपका जो स्टेरोफाइलम आ जाता है। सबसे पहले इधर आपको देखेंगे क्लोरोफाइट एंसेस्टर, फिर ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, इधर राइना टाइप प्लांट्स एंड सिलोफाइटम। आपका प्रोजिम्नोफॉर्म्स आ जाते हैं डिवोनियन में, गिव मी अ मिनट। इधर आपके अर्बोसेंट लाइकोपोड्स आ जाते हैं पर्मियन में, इधर फिर सीड्स फंड्स, जुरासिक में हर्बेशियस, लोकोपोड्स, फंड्स आ जाते हैं, कॉनिफर्स आ जाते हैं और साइकेड्स आ जाते हैं। फिर आपके क्रिटेशियस में स्पिनॉइड्स, जिंकोब्स, नीटेल्स आ जाते हैं, आपके डाइकोटिलिडन्स आ जाते हैं, और आपके ब्रायोफाइट टर्शरी में, क्वाटरनरी में आपके फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, और ये आपके मोनोकॉट्स इधर दिखाए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करके ही याद होंगी। ड्रॉ करोगे अपने आप 3-4 बार सारा कि कौन सी कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, खुद बे खुद आपको याद हो जाएगा, राइट। फिर आगे बात कर लेते हैं कि क्वार्टर, यहाँ पे भी बताया गया है, यहाँ पे एनिमल्स का बताया गया, वर्टिब्रेट्स का, कि सबसे पहले अर्ली आपके रेप्टाइल्स जो थे, फिर सौरोप्सिड्स, साइनेप्सिड्स के बारे में बताया गया है, पर ये कार्बोनिफेरस में आ रहा है आपका। तो यहाँ पे थीकोडॉन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट, थेराप्सिड्स, इधर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए आपके टर्शरी में। फिर टर्टल्स, लिजार्ड, आपके ये सारा ऑर्गेनिजम्स का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वर्टिब्रेट्स की दी हुई है। इसको लिख के देखोगे अपने आप सारी चीजें याद होती चली जाएंगी आपको, राइट। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करेंगे। गिव मी अ मिनट, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। इतना हमें पढ़ना है, यहाँ से शुरू करना है। चलो, about 15 million years ago primates called Dryopithecus and Dramapithecus existing। तो 15 मिलियन ईयर्स अगो आपका ड्रायोपिथेकस एंड ड्रामापिथेकस पाया गया था। देख लेते हैं
दे वर हेयरी, वॉक लाइक गोरिलास एंड चिंपैंजी, वो हेयरी थे, वॉक करते थे गोरिल्ला की तरह। जो जो रामापिथेकस था वो मोर था, किसकी तरह, मैन लाइक। रामा, राम से आप रिलेट कर सकते हैं। ड्रायोपिथेकस एप लाइक था। आगे देख लेते हैं, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, जो मैंने आपको बताया। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक। few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania। तो आप ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कुछ फॉसिल्स जो कि मैन की तरह थे वो कहाँ पे मिले थे, इथोपिया एंड तंजानिया में। These revealed hominid features leading to believe that 3 or 4 million years ago man-like primate walked in eastern Africa। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे पता चला कि 3 और 4 मिलियन ईयर्स अगो होमिनिड फीचर्स वाले यानी कि मैन लाइक प्राइमेट्स आपके ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए। ये धीरे धीरे देखा गया कि इवोल्यूशन मैन का कैसे हो रहा है, राइट। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, से ज्यादा वो टॉलर नहीं थे, बट वॉक कर रहे थे, राइट। वो राइट वॉक कर रहे थे, बट उनकी जो हाइट थी वो 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। 2 मिलियन ईयर अगो Australopithecus probably lived in East Africa grassland। तो 2 मिलियन ईयर अगो किसे देखा हमने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखा। कहाँ पे देखा हमने, देखा उनको ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। एविडेंस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। तो उन्होंने देखा कि हंटेड विद स्टोन वेपन्स से कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं वो, एट कर रहे हैं फ्रूट्स को, एसेंशियली खा रहे हैं फ्रूट्स को, राइट। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। तो जो भी बोन्स देखी थी, राइट, या फॉसिल्स देख रहे थे, वो सिमिलैरिटी नहीं, ज्यादा डिफरेंसेस भी शो कर रहे थे, राइट। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड कॉल्ड होमो हैबिलिस। फिर हमने होमो हैबिलिस को देखा। इवोल्यूशन के साथ साथ सबसे पहले हमने देखा रामा और ड्रायोपिथेकस को, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, फिर और स्टडी हुई तो कौन से आए हमारे, होमो हैबिलिस आए, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी आ रही थी आपकी 650 और 800 सीसी के बीच में। द प्रोबेबली डिड नॉट ईट, ये मीट को ईट नहीं करते थे। फॉसिल डिस्कवर्ड इनके जावा में हुए थे इन 1891 में, राइट। इस मतलब ये दूसरे वाले का बता रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, गिव मी अ मिनट, होमो इरेक्टस, जिसको हमने फाउंड किया था 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। गिव मी अ मिनट। जो जावा में फॉसिल जिसके डिस्कवर्ड हुए थे 1981 में, उसको हम नेक्स्ट स्टेज में देख रहे थे, जिसको हम कह रहे थे क्या, होमो इरेक्टस, और इनको ये इवॉल्व हुए थे हमारे 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। होमो इरेक्टस हैज अ लार्ज ब्रेन कैपेसिटी जो की थी 900 सीसी, और ये एट करते थे मीट को। नियंडरथल आए उसके बाद, उनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 सीसी, जो कि लिव करते थे नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख एंड 40,000 ईयर बैक। ये सब देखा गया। दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो जो आपके नियंडरथल थे, तो नियंडरथल वो क्या करते थे, वो देह संस्कार वगैरह भी करने लग गए, यानी कि बरी करने लग गए डेड जो भी चीजें हो रही होती थी, तो उन्हें ये वाली समझ आने लग गई थी, राइट। तो धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हो रहा था, पहले कोई मीट नहीं खा रहा था, फिर जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होने लग गए तो वो मीट खाने लग गए। वो हाइड करने के लिए हाइड वाला फीचर्स भी लेकर आ गए अपने बिहेवियर में, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, राइट। ऐसी वो यूज करने लग गए, किस चीज का, लिखा हुआ है दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड करने लग गए डेड को। होमो सैपियंस अराउज्ड इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। होमो सैपियंस आपके कहाँ पे मिले, आपके मिले अफ्रीका में, और वो मूव होने लगे अक्रॉस कॉन्टिनेंट, डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। डिफरेंट जो रेसेस आप आजकल देख रहे हैं वो वहां से आई। होमो कहां से, सैपियन से। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर अगो मॉडर्न मैन होमो सैपियंस अराउज।
Prehistoric cave arts developed about 18,000 years ago. Architecture came around 10,000 years back, and human settlement started. The rest of what happened is a part of human history of growth and decline civilization. तो ये सारी बातें जो भी हमने पढ़ी आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ मैन का। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए आपके, राइट। उसके बाद और भी लोग आए जो भी हमने देखा, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल आपके आए, होमो सैपियंस आए। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिले, डिफरेंट ब्रेन कैपेसिटीज बताई गई है। ये ब्रेन कैपेसिटीज को भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये वाले जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे, ये वाले जो आपके ह्यूमंस के इवोल्यूशन में आए थे, उनकी ब्रेन कैपेसिटी कैसी थी, कितनी थी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएंगे, तो ये लिख लिख कर याद करो, टेबल बनाओ, राइट। A comparison of skull of adult modern human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee. The skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than the adult chimpanzee. अब देखो यहाँ पे स्कल दिखाया हुआ है ह्यूमंस का, इधर बेबी चिंपैंजी का दिखाया, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ज्यादा देखी जा रही है इन कंपैरिजन ऑफ आपके एडल्ट चिंपैंजी में। तो यही बात बताई गई है। तो जो सिमिलैरिटी देखी गई है ह्यूमंस के स्कल की, आपकी बेबी चिंपैंजी से ज्यादा देखी गई है। आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं, राइट। गिव मी अ मिनट। तो जो भी हमने इवोल्यूशन का पार्ट 1 पढ़ा, आज पार्ट 2 में सारा ये चैप्टर कंप्लीट करा है। तो होप आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको फर्दर फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, हम उस चीज को रिजॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू स्टूडेंट।